Hello, hey smart people. So you are most welcome to this channel and you are also welcome to this session जो कि है आपका life process. This is your lecture number 2 of this chapter. Okay. So I am back here and आज की इस मुलाकात में हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जैसे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में और कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को भी कंप्लीट कर लें, है ना। मगर हमें सब कुछ कवर करना है, आराम आराम से चलेंगे, हमारे पास अभी भी वक्त है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या आएगा? खाना खाना, है ना। सो इट्स लाइक ढेर सारा खाना खाना, लेकिन हम सिर्फ खाना खाने की बात नहीं करेंगे, खाना बनता कैसे है, खाना बनाते कौन है, ये सब की बातें भी हम करने वाले हैं। और सिर्फ तुम्हारे सो कॉल्ड बर्गर, पिज़्ज़ा या आलू के पराठे, सिर्फ इसकी बात नहीं होगी। या हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सोर्स जो कि प्लांट खाना बनाते हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात जो मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेटाबॉलिज्म, विच आई फील लाइक कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये होता क्या है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, पिछले सेशन में हमने बात करी मेटाबॉलिज्म, लेकिन ये है क्या चीज़, राइट। तो अगर इसको समझना हो कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल टोटल एक्टिविटीज़ और रिएक्शंस इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही होती हैं उसे आप कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। और ये दो तरह का हो सकता है अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो। पहला जो होगा उसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और दूसरा जो है उसे आप कह सकते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये दो तरह का हो सकता है। पहले अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म के बारे में तो भाई कैटाबॉलिज्म जो होता है, कैटा मीन्स टक टक टक, है ना, चॉपिंग, काटना। तो कैटाबॉलिज्म मीन्स कट। तो इसमें क्या होगा, एक किसी भी चीज़ को, कोई भी दो चीज़ों को, एक कंपाउंड है उसको आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन, किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, है ना, सिंपल पार्ट्स में, तो इसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसका एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा वो आएगा रेस्पिरेशन, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, इसके अंदर हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं एनर्जी रिलीज करवाने के लिए इनटू CO2 एंड H2O। वहीं अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म, विच मीन्स ऐड, किसी दो चीज़ों को ऐड करके कुछ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाएगा लाइक बिल्डिंग समथिंग, बिल्डिंग अप प्रोडक्ट्स। सो यहाँ आपका एग्जांपल आएगा दैट इज योर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे आप CO2 और वाटर का इस्तेमाल करके खाना, ग्लूकोज बनाते हो, ठीक है, और फिर उसके साथ आप उसे अगेन एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सिंपल से स्टेप्स थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब जितनी भी रिएक्शंस बॉडी में चल रही हैं बॉस, उसे आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दो तरह का हो सकता है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, चीज़ों को ब्रेक डाउन करना या चीज़ों को जोड़ के प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, ये है हमारे बाबू भैया, उनको आप जानते तो हो गई, है ना। ये हैं हमारे बाबू भैया, ठीक है, ये बाबू राव का स्टाइल है। तो इसमें बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चलता है भाई, मल्टी सेलुलर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हमारी बॉडी में काम बांट रखा है कि भाई तू जो है खाना खा, तू जो है सांस ले, तू जो है वो ब्लड को पंप कर, तेरा काम है सुसु करना। तो ऐसे हमने हमारी बॉडी में क्या किया, सिस्टम्स बना दिए और उस काम को डिवाइड कर दिया। इसी को आप कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जो काम हमारे पास दिया गया है उस काम को एफिशिएंटली और जल्दी करने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट लोगों के अंदर कि भाई तुम्हें ये काम करना है, ओके। तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि हमारे बाबू भैया बोलते हैं कि ये राजू तेरे को क्या करना है, तेरे को दाल बनानी है, ठीक है। ये शाम तेरे को क्या करना है, तेरे को बर्तन मांजने हैं, ठीक है। और बाबू भैया क्या करेंगे, अपनी दवाई लेके आराम से रिलैक्स करेंगे, ये काम होगा बाबू भैया का। तो ऐसे काम को बांट देना जो होता है ना, वैसे आप कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। कारण क्या है, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव डन डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, काम को बांट देना। अब बात की जाए अगर इस डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, तो भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता।
उसमें क्या है कि एक ही सेल है और वो अकेली सेल है ना, वो अकेली सेल क्या बोलती है, वो अकेली सेल बोलती है कि अपन इच ही भगवान है, अपन इच ही भगवान है, सारे काम मैं खुद करेगी। ठीक है, अब चाहे वो मूवमेंट की बात हो तो इस स्ट्रक्चर के पास फ्लैजिला या फिर सीलिया हो सकता है, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया में क्या होगा, फ्लैजिला सीलिया, राइट। रिप्रोडक्शन करना हो तो भाई अपन कर लेगा बाइनरी फिजन से, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन करना हो तो भाई हमारा हर एक पार्ट, इस सेल का हर एक पार्ट आसपास के एनवायरनमेंट से टच में है, तो जो भी चाहिए होगा उसको फटाक से हम ऐसे हाथ डाल के बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो भाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट है, तो एक्सक्रीशन के लिए हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और डाइजेशन के लिए जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उसके लिए हम फूड वैक्यूल का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई सब कुछ एक सेल के अंदर पड़ा हुआ है और सिंपली वो एक सेल सारे काम कर लेगी, तो इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलती। लेकिन बात करें मल्टी सेलुलर के बारे में तो इसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हर पार्ट, हर फंक्शन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो डेडिकेट किए गए हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे बाबू भैया जिनके बॉडी के अंदर क्या है, ये सारे सिस्टम जो है ना ये अवेलेबल हैं और ये मस्त एकदम अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिसेलुलर में क्या होता है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलती, सिंपली एक सेल सारे काम खुद कर रहा होगा एंड दैट्स इट। नाउ वी कैन गो अहेड विद आवर टुडेज इंटरेक्शन टॉपिक विच इज़ योर न्यूट्रिशन। तो इससे पहले हमने क्या देखा, इस बार हमने बात करी कुछ बेसिक टर्म्स जो कि चैप्टर में आपको यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखने को मिलेंगे, तो उसको हमने यहाँ समेट लिया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझ गए सर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, किसके अंदर होती है, ये भी हमने यहाँ पे जान चुका है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रिशन और ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो अगर बात करें न्यूट्रिशन के बारे में तो पहले दो शब्द आते हैं, है ना, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स तो भाई वो सब्सटेंसेस हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और जिसे इंक्लूड करना ज़रूरी भी है। ठीक है, सो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन डाइट, जो हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करने पड़ते हैं। ठीक है, अब नाउ वो जो न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी डाइट में डाले और फिर से हमने उसको ठूस लिया, खा लिया, तो वो जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर गए, उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी को निकालना, है ना, और हमारी बिल्डअप के लिए, हमारी बॉडी के बिल्डअप के लिए उसे यूज़ करना, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इसको क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना एनर्जी बनाने के लिए, इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस और न्यूट्रिएंट्स आप समझ चुके हो, न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, तो आपको पता है न्यूट्रिएंट्स के जो टाइप्स होंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो, न्यूट्रिशन का अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कार्ब्स, एक आपका न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है, इसके अलावा फैट की बात करें, इसके अलावा हम और भी कुछ बातें करें, ये जो है ना आपके पास, ये तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो मतलब ये तो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए ही चाहिए, है ना, मम्मी चाटा मारती है ना अगर रोज़ रोटी नहीं खाओगे तो इट्स लाइक रोटी तो रोज़ ही चाहिए, बचपन से खा रहे हैं, है ना, या चावल तो रोज़ चाहिए, बचपन से खा रहे हैं। ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स दाल, है ना, रोज़ खा रहे हैं। फैट, गुड फैट, बैड फैट, बट फैट भी हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा मात्रा में। सो इन दैट केस ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रोज़ फ्रूट्स खाते हैं, तो शायद कुछ लोग कहेंगे येस, कुछ लोग कहेंगे नो। तो लेकिन हाँ, उसमें जो आपके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मगर चाहिए होते हैं, मगर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आते हैं मिनरल्स और साथ में आपके विटामिन्स। ये भी आपके न्यूट्रिएंट्स ही हैं, लेकिन ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें स्मॉल मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका वाटर एंड रफेज जो है, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि जिसके बिना हम लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर प्लस रफेज, ओके, वाटर प्लस रफेज। तो भाई ये सब कुछ जो है ना आपके पास हो जाता है क्या, दिस इज योर नथिंग बट
टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नीचे अगर हम बात करें तो टू अचीव न्यूट्रिशन हमें कुछ बायोकैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि है एंजाइम्स। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ने बोला है कि भाई बॉडी के अंदर ना कुछ बायोकैटलिस्ट होते हैं। वो बायोकैटलिस्ट जो है वो क्या है, वो एंजाइम्स है। उन एंजाइम्स की मदद से ही आप खाने से एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, तो खाने से एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लाइक एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसके लिए हमें एंजाइम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, किस किस तरह के न्यूट्रिशन के मोड हो सकते हैं। तो भाई एक तो होता है आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई खाना जो है ना खुद बना लो या फिर बना बनाया खाना खा लो। तो दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ओके, पहला जो है ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो आप जानते हैं, इसमें कौन आएंगे, हमारे प्यारे से क्यूट से प्लांट्स आने वाले हैं। तो सारे प्लांट्स जो होते हैं वो आपके एक तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ये हो गया हमारा एक क्यूट सा प्लांट। तो भाई प्लांट्स जो हैं वो आपके ऑटोट्रॉफिक है। और हेटरोट्रॉफिक में अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके एनिमल्स, जो एनिमल्स बेसिकली बाहर से खाना ऑब्टेन करेंगे मगर उसका भी तरीका है। जैसे कि इट कैन बी योर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन बी इट्स नॉट इट्स पैरासिटिक, ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर हो सकता है कि ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, या हो सकता है कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमें पहले बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि है प्लांट्स प्लांट्स प्लांट्स। तो मैं प्लांट्स से शुरुआत करनी है, तो जाओ धूप में खड़े हो जाओ और चिल्लाओ धूप धूप धूप, राइट। तो वेल दिस इज़ आवर जादू एंड ये हमें सिखाएगा कि भाई किस किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना सिंथेसिस या बनाते हैं। तो हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की भी हमने बात कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक राइट नाउ। सो भाई स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। तो देखो फोटोसिंथेसिस आपको पता है बचपन से पढ़ रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, राइट। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, सिर्फ प्लांट्स नहीं, कुछ एल्गीज भी हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं। बैक्टीरिया जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय यूजिंग देयर लाइट। तो लाइट का इस्तेमाल करके खाने को बनाना इज नथिंग बट द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए भाई सनलाइट चाहिए सर, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए। ओके, क्लोरोफिल भी हमें चाहिए होगी। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स अगर हमें मिलती हैं तो प्लांट्स जो हैं वो खाना खुद से बना सकते हैं। मगर क्या ये काम हम कर सकते हैं क्या? अगर हम सूरज या सनलाइट में खड़े हो जाएं, हमें मस्त ढेर सारी लाइट मिल रही है, हमें पानी दिया जा रहा है, हमें CO2 मिल रही है ना, क्या हम खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज वी डोंट हैव दिस क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सबसे पहला सा टॉपिक हो गया। बात करते हैं अगर इस फोटोसिंथेसिस की बात करें तो मान लो एक एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए खाना बनाने के लिए। तो देखो मान लो अगर ये हमारा वापस से एक है ना एक छिटकू सा पौधू बनाते हैं हमारा, तो भाई एक फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पहली बात तो वाटर। तो इन प्लांट्स को पानी देना पड़ेगा। तो मान लो हमने पानी दे दिया तो उन्होंने यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। सो वाटर इनको मिल चुका है। एटमॉस्फेयर से क्या ले लेंगे, एटमॉस्फेयर से ये CO2 ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको सनलाइट यहाँ से मिल ही रही है तो ये आ गई इनके पास सनलाइट। और इनके खुद के पास क्या है, जो इनका खुद का बॉडी का पार्ट है विच इज नथिंग बट दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन सबको अगर फुलफिश किया जाए तो हमें यहाँ पे मिल सकता है क्या, हमारी रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होगी रिएक्शन, सोचो। पहला CO2 प्लस में यहाँ मिल गया हमें वाटर एंड इससे हमने क्या बनाया, सनलाइट का इस्तेमाल करके हमने बना दिया C6H12O6। हमने नहीं, मतलब कि प्लांट से बनाया है ना, वाई टू टेक अस क्रेडिट। तो C6H12O6 और साथ में क्या रिलीज़ हुई, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, जो आप सुबह सुबह मस्त टहलते हुए जाते हो और सुबह ऑक्सीजन लेते हो। हालांकि अब तो सिर्फ पॉल्यूशन बचा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बचा हुआ वाटर जिसको हमने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ही ब्रेक कर दो।
कुछ चीज़ें एज इट इज हमने उनको माफ़ कर दिया कि चलो तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इनको अगर हम बैलेंस करना स्टार्ट करें, यहाँ पहले कुछ चीज़ें बची है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सनलाइट का इस्तेमाल किया है और साथ में हमने कौन से पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया है प्लांट के, दैट इज क्लोरोफिल। ओके, ये हो गए हमारे पास रिएक्शन पूरी, मगर ये बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंसिंग सीख चुके हैं, राइट। तो 6CO2 6H2O। देखो अगर बैलेंस करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि इसको याद कर लो। तो ये रिएक्शन आपको अगर आपको याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर याद ना रहे तो फिर टाइम लगा के बैलेंस कर लेना, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6O2 एंड वापस से 6 आपका H2O। लेकिन यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे 6 की जगह 12 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 12 वाटर, ब्लू कलर, 12 वाटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे याद रखोगे इसको, 6 वाटर। देखो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो वाटर को आप 12 रख लो, ज़्यादा रख लिया थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 6CO2, बाकी सब कुछ 6 6 6 है, सिर्फ वाटर 12 है। और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है विच इज़ योर ग्लूकोज, ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसको इसमें हमने कोई नंबर ऐड नहीं किया। ऐसे है ना, इसको आप याद कर सकते हैं। आई नो इट्स अ स्टूपिड ट्रिक बट इट वर्क सम टाइम। तो यहाँ पे अगर हम एक बात ध्यान दें तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इसका रॉ मटेरियल है। सो इफ अ क्वेश्चन इज फ्रेम टू यू दैट व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या जवाब होगा आपका? तो हमने सिखाया है क्या कि रॉ मटेरियल जो होंगे इसके वो क्या होंगे, वो होगा CO2 और H2O। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है लास्ट में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके सामने है, दैट इज़ योर वाटर प्लस O2 प्लस ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। डन। तो ये आपके प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल हैं। अब हमें इन रॉ मटेरियल्स को डिटेल में समझना है कि CO2 बॉस कैसे आती है, कौन लेता है CO2, वाटर कहाँ से आया, किसने दिया, तो प्लांट्स ने लिया कैसे। तो ये छोटे सवाल हैं जो हमें जानने हैं, जहाँ से का सवाल बन सकता है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस फोटोसिंथेसिस। एंड पहला क्या क्या हमने रिक्वायरमेंट्स सीखी, रिक्वायरमेंट्स हम जान चुके हैं, जो कि होगी आपकी CO2 एंड वाटर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं कुछ एक दो बातें आपको बता दूं एज अ नोट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। पहला, प्लांट्स अपना खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, तो किस फॉर्म में वो खाना बनाते हैं, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनता है जो कि है C6H12O6। सेकेंड, किस फॉर्म में खाना स्टोर होता है, फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड। किस फॉर्म में खाना जो है वो स्टोर होगा प्लांट्स के अंदर, तो वो है आपका स्टार्च, ठीक है। ग्लूकोज जो है ना वो आपका सिंपल मॉलिक्यूल है। मान लो ये एक डॉट जो है ना, ये आपका ग्लूकोज है, ये एक और डॉट, एक और ग्लूकोज, एक और डॉट, एक और ग्लूकोज। जब बहुत सारी डॉट्स मिल जाएंगी तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे, एंड दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज योर स्टार्च। तो स्टार्च और ग्लूकोज में डिफरेंस पता लगा। ग्लूकोज इज जस्ट अ वन मॉलिक्यूल, व्हेन सो मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कम टुगेदर दे मेक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टार्च। तो इस फॉर्म में वो अपने खाने को स्टोर करते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल कि पहला तो किस फॉर्म में खाना बनाया गया, दूसरा किस फॉर्म में खाने को स्टोर कर लिया। अब तीसरा, मान लो जैसे लीफ है, अब लीफ से निकाल के उस खाने को हमें रूट तक पहुंचाना है, तो भाई ये आपका हो गया सोर्स, और ये हो गया आपका सिंक, ये हो गया सोर्स। अब सोर्स से सिंक तक अगर खाना भेजना है तो उसको एक नई फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज स्टार्च जो है ना वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, तो अगर वो सॉल्यूबल ही नहीं है तो वो ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। तो इसे हमें इस स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ता है किस फॉर्म में, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सुक्रोज की फॉर्म में। तो द फॉर्म ऑफ फूड, ट्रैवलिंग फॉर्म ऑफ फूड, ओके, किस फॉर्म में खाना ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट। तो खाने को ट्रांसपोर्ट करने की जो फॉर्म है वो है आपके पास सुक्रोज। तो ये बेसिक से सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। खाने को ट्रांसपोर्ट जो है या स्टोर कैसे करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट्स। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूँ सवाल एनिमल्स के बारे में कि भाई एनिमल्स जो होते हैं ना वो खाना किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, है ना, फॉर्म ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स खाने को किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ योर स्टार्च की फॉर्म में। हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बर्गर में जो आपकी पैटी है ना उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है।
तो स्टार्च की फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं और फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में और इससे हम एनर्जी निकालते हैं। अब वहीं आपसे पूछ लो कि बताओ एनिमल्स के अंदर खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। तो हमारी बॉडी में खाना जो है स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में? नहीं, हमारी बॉडी में खाना स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन एनिमल्स। तो ये 2-3 सवाल जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ से सवाल 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जहाँ से सवाल बन सकता है। डन। तो ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स थे, वाटर, सनलाइट एंड देन यू कैन से और CO2, तो ये सब कुछ जो है ना, ये रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? तो भाई वाटर तो मिलेगा रूट से, है ना। क्या होगा, हमने जैसे ही रूट्स में पानी डाला तो क्या होगा, ये जो सॉइल है, सॉइल में पानी नीचे जाएगा। अब सॉइल्स के बीच में जो गैप है वहाँ से पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा रूट्स के अंदर। अब इस पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ प्रेशर जो है ना वो रूट्स में काम करते हैं, जो हम समझने वाले हैं आने वाले ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट्स जो हैं ये इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम जो है वो कंडक्शन में रोल प्ले करेगा, मतलब कि हेल्प करेगा वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब जो ऊपर चढ़ाया गया है, जो पंपिंग हुई है ना वाटर की, वो कैसे हुई है? तो उसके लिए 2 प्रोसेस काम में आते हैं एंड वो जो प्रोसेस हैं वो हैं आपके रूट प्रेशर। पहला फर्स्ट प्रोसेस इज़ योर रूट प्रेशर एंड सेकेंड प्रोसेस जहाँ काम आएगा वो आएगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। तो इन दोनों प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम पानी को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे। साथ में एक और प्रोसेस भी है जो कि है कैपिलरी एक्शन, मगर उसको हम लेटर ऑन समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमें डिटेल में समझने हैं किस टॉपिक के अंदर? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के अंदर। अभी सिर्फ हमने जान लिया कि भाई पानी, रूट्स जो है ना वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं और कंडक्ट करवाती हैं आगे लीफ तक, बिकॉज किचन ऑफ द प्लांट इज लीफ, वहीं खाना बनने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर की रिक्वायरमेंट्स। अगर हम बात करें क्या वाटर के अलावा कुछ और भी चाहिए प्लांट्स को? हाँ, जो सॉइल है वो रूट्स, वहाँ पे रूट्स हैं। अब रूट्स क्या करेंगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, लेकिन वाटर के अलावा कुछ और चीज़ें भी एब्जॉर्ब की जाती हैं जिसे आप कहते हो मिनरल्स। तो अगर आपसे पूछे कि भाई प्लांट्स जो हैं वो रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यस सर, लेकिन वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, आयरन, मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डन। और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई प्लांट्स को। प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? बिकॉज नाइट्रोजन इज़ अ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड की चेन को आप क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप दालें वगैरह खाते हो वो प्लांट्स ने ही तो बनाई है। अब प्लांट्स ने जब उसको बनाया है तो कैसे बनाया? नाइट्रोजन की मदद से, प्रोटीन्स की मदद से। ठीक है, आगे वो बात कर रहा है, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो NO2, NO3 इस फॉर्म में उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। तो अगर ये कोई एक रूट है तो ये ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, नहीं, पहले इस नाइट्रोजन को नीचे सॉइल में लेके आएंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे NO2 या NO3 की फॉर्म में और फिर इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, तो ये NH4, सोडियम, पोटेशियम, Fe3, दीज थिंग्स आर एक्चुअली ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। डन। तो भाई हमने क्या सीखा अभी तक? हमने बात करी किसके बारे में? हमने बात करी रॉ मटेरियल्स फॉर प्लांट्स, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है। उसके अलावा हमने बात करी ये कुछ पॉइंट्स के बारे में कि भाई खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस फॉर्म में ट्रेवल होता है, किस फॉर्म में बनता है। फिर हमने बात करी कि वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। कौन कौन से प्रोसेस पिक्चर में काम करेंगे? रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। फिर क्या सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब होगा? नहीं, कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होंगे। अब बात करते हैं कि भाई ये एब्जॉर्प्शन जो चल रहा है ना, ये क्यों चल रहा है? ताकि ये सब चीज़ें लीफ तक आ सकें, और लीफ है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और किचन, है ना। किचन ऑफ प्लांट, हु इज द किचन ऑफ प्लांट? योर लीफ। तो हमारी लीफ तक इस खाने को पहुंचाना है, इसीलिए हम ये सारा काम जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है ना। तो अगर एक लीफ को लिया जाए और उस लीफ को ऐसे काट दिया जाए, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने लीफ का काटा और इसको आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, मैं थोड़ा इसका बेटर डायग्राम दिखाता हूँ आपको। यू सी दिस, तो एक लीफ है, लीफ को हमने काटा। अब मैं आपको लीफ का सेक्शन दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि सबसे आगे जो आपको पोर्शन दिखेगा लीफ में उसे आप कहते हैं क्यूटिकल, सबसे ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल। ओके, अब वैक्स लेयर, उसके नीचे आपको देखेगी आप एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस इज द लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, सो लाइक हमारी स्किन भी क्या है आपकी एक तरीके से एपिडर्मिस है, एंड इट हैज़ अ एपिथेलियल टिश्यू। सो एक लीफ की जो अपर लेयर है वो है आपकी अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली क्या होगी, लोअर एपिडर्मिस। तो पहले क्या होगा, क्यूटिकल की लेयर, फिर आएगी आपकी अपर एपिडर्मिस, फिर आएंगे आपके सेल्स जिसे आप कहते हो पैलिसेड सेल्स या स्पॉन्जी सेल्स, एंड द नेम ऑफ दो सेल्स आर मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल जो दो तरह के हो सकते हैं, पैलिसेड या फिर स्पॉन्जी। स्पॉन्जी के बीच में बहुत सारी एयर होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पॉन्जी, या फिर पैलिसेड भी हो सकते हैं। तो पैलिसेड लंबे लंबे सेल, और फिर क्या आएंगे स्पॉन्जी मीजोफिल, और फिर आपको वहीं बीच में मिल जाएंगे आपके जाइलम, फ्लोएम और नीचे स्टोमेटा। द ओपनिंग्स यू विल फाइंड देयर। So let's try to draw this diagram by ourselves once so that we get a feel of this. But let me first erase this one. तो अगर हम इस लीफ के डायग्राम को वापस बनाएं तो सबसे ऊपर कौन सी लेयर थी, क्यूटिकल। सबसे ऊपर क्यूटिकल के बाद आपको क्या मिलेगी, आपकी एपिडर्मिस मिलेगी। सो दिस इज फॉर एग्जांपल योर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, यहाँ पे स्ट्रोमेटा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे नीचे आपके लंबे लंबे सेल, वी कॉल देम एज पैलिसेड, और फिर वहीं नीचे आपको मिल जाएंगे आपके कौन से वाले सेल, स्पॉन्जी सेल। मगर इन दोनों का ही नाम क्या है, मीजोफिल। दोनों का ही नाम क्या है, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके मीजोफिल सेल्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें, मीजोफिल सेल्स जो हैं, एक तो हैं आपके पैलिसेड वाले और नीचे हैं आपके स्पॉन्जी वाले, और उसके नीचे जब आपको मिलेगा ना देखने को, तो वो होगा आपका लोअर एपिडर्मिस। तो ये हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्किन। ये पूरा डायग्राम आप अपने बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमने देख लिए यहाँ पे कि भाई आपके पास वैक्स की क्यूटी लेयर होगी, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर आपके आएंगे मीजोफिल सेल्स, दीज आर योर मीजोफिल सेल्स। और इसके अंदर जो आप ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, दीज आर योर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो भाई अभी तक हमने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्लोरोप्लास्ट में, कुछ बोलते हैं क्लोरोफिल में, कुछ बोलते हैं इधर, कुछ बोलते हैं उधर। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपकी लीफ के अंदर पाया जाएंगे आपके मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाएंगे आपके क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो होपफुली आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक लीफ का क्रॉस सेक्शन। और इस लीफ में जो स्ट्रोमेटा आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, ये स्ट्रोमेटा की मदद से, स्ट्रोमेटा यहीं से जो है ना ऑक्सीजन या गैसेस जो हैं CO2 या फिर O2, वो अंदर आएगी या बाहर जाएगी। सिंपल, एज सिंपल इट इज़। तो स्ट्रोमेटा जो है वहाँ से गैसेस अंदर आएंगी, रूट से पानी आ चुका है, ये सब कहाँ आ चुका है, लीफ में आ चुका है। लीफ के कौन से वाले पार्ट में, मीजोफिल के अंदर। मीजोफिल में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, क्लोरोफिल के अंदर। वहाँ चल रही है आपकी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बात और मेंशन करी है, दैट इज़ अबाउट डेजर्ट प्लांट। इसमें भी बोर्ड में सवाल आ जाता है कई बार। तो बोर्ड में कैसा सवाल आता है एक बार वो देखते हैं। तो भाई डेजर्ट वाले प्लांट सोचो, अगर अपने स्टोमेटा अपने पोर्स को ओपन रखेंगे दिन में, तो उन पोर्स में से पानी बाहर निकल जाएगा। अगर ये एक लीफ है, इस लीफ में ऊपर होल्स हैं और सनलाइट बहुत तेज है ना, बहुत कड़कती हुई सनलाइट है, तो क्या होगा, लेट्स टर्न ऑन द स्विच ऑन द सनलाइट। तो देखो अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सनलाइट यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, सारा का सारा पानी जो है वो एवापोरेट हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए ये जो डेजर्ट वाले प्लांट है, ये डे टाइम में क्या करते हैं, डे टाइम में ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज कर लिया। अब दिन भर में अगर स्टोमेटा क्लोज है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन पानी भी लॉस नहीं होगा। सो इससे दो चीज़ें क्या हो गई, एक तो नो लॉस ऑफ वाटर, जो कि फ़ायदे की बात थी, लेकिन नुकसान क्या हो गया, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस भी ना अंदर आ पा रही है ना बाहर जा पा रही हैं। और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए,
सनलाइट जो हमारे पास अवेलेबल है, वाटर जो हम नीचे से ले सकते हैं रूट्स में से, लेकिन अब गैसेस अंदर नहीं आ पा रही, मतलब CO2 नहीं मिल पाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है इसका। तो भाई नाइट टाइम में क्या करते हैं ये वाले प्लांट्स, डेजर्ट वाले हमारे कैक्टस, है ना, ये प्लांट नाइट में क्या करते हैं, ये नाइट में अपने स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, स्टोमेटा ओपन। तो रात को जब उन्होंने अपना स्टोमेटा ओपन किया ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये गैसेस को अंदर ले लेंगे, तो यहाँ पे ये CO2 को इनटेक कर लेंगे। और जब रात को उन्होंने इस CO2 को इनटेक किया ना, तो उन्होंने इस CO2 को कन्वर्ट कर लिया एक इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर, एंड दैट इंटरमीडिएट फॉर्म इज नथिंग बट मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। अब इनकी बॉडी में क्या है, इनकी बॉडी में रात को मैलिक एसिड प्रेजेंट है, कुछ प्रोडक्ट बन चुका है, मतलब, है ना, आधा खाना बन चुका है। अब इस मैलिक एसिड को जब दिन आएगा, दिन में सनलाइट मिल जाएगी, और सनलाइट का इस्तेमाल करके ये इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे डे टाइम में इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे ही अपना खाना बनाते हैं कौन से, डेजर्ट्स वाले प्लांट्स। होपफुली दैट्स क्लियर। लेट मी गिव यू अ क्विक समरी व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो हमने बात करी कि यार डेजर्ट वाले जो प्लांट्स हैं ना, क्या करते हैं, दिन में अपना स्टोमेटा बंद कर देंगे, ठीक है, दिन में स्टोमेटा बंद है, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। रात जैसी होगी अपने स्टोमेटा ओपन कर देंगे, गैस अंदर आएगी CO2, उस CO2 की मदद से वो अपना कुछ इंटरमीडिएट बनाएंगे जिसे आप कहते हैं मैलिक एसिड। तो अब रात के समय में प्लांट्स की लीफ में क्या बन चुका है, मैलिक एसिड। अब वो मैलिक एसिड जो है ना, जैसी सुबह होगी सनलाइट पड़ेगी, वो मैलिक एसिड और सनलाइट का इस्तेमाल करके उस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज के अंदर, और खाना बन के रेडी। तो ऐसे वो अपने आप को सेव कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैपन इन द डेजर्ट प्लांट। Then see that's how a stomata look like. This is the best picture which I have found of stomata, and leaf में इस तरीके से होल्स पाए जाते हैं, और ये जो होल्स हैं यहीं से होगा आपके चलन ऑफ CO2 एंड O2। तो O2 बाहर आएगी, CO2 अंदर जाएगी इन स्टोमेटा की मदद से। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, भाई कहाँ होती है, तो हमने पढ़ लिया है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल इज अ लीफ, और लीफ में कहाँ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल, दैट इज योर मीजोफिल सेल। तो कहाँ कौन सी सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स कंटेन मोर क्लोरोफिल देन द प्लांट सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स जो है ना, वो बाकी सेल्स से ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। डन। चलो भाई, हमारे पास हमने जो भी बात समझ थे, रॉ मटेरियल्स हम समझ चुके हैं, ठीक है। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ देम। एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। चलो, तो हमने CO2 की बात कर ली कि CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर आएगी। वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, किस किस प्रोसेस है वो भी हमने समझ लिया। क्लोरोफिल कैसा होता है हमने वो भी देख लिया, सनलाइट भी देख ली, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स जो बनने वाले हैं वो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड लेट अस टॉक अबाउट नाउ दैट इज योर स्टोमेटा। ओके, ये कुछ लाइंस पढ़ते हैं NCERT की, यहाँ पर से PYQ बन सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ योर 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। So if they ask you what are the events of photosynthesis, events of photosynthesis, तो बस ये इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पहला स्टेप क्या होगा फोटोसिंथेसिस का, लाइट को एब्जॉर्ब करना। सेकेंड स्टेप, उस लाइट की मदद से जो खाना, जो चीज़ें आपको पता है कि एक लीफ में होंगी, जो हमने चीज़ें रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है, उसे एक ग्लूकोज, उसे एक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। तो पहला स्टेप लाइट को एब्जॉर्ब करना, दूसरा स्टेप उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको एक खाली पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो हमने देखा था आपका CO2 है प्लस वाटर है, और ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, C6H12O6 प्लस में वाटर प्लस में O2। तो यहाँ पे ये जो वाटर है ना, आप जो देख पा रहे हैं ना कि ये जो O2 इवॉल्व हुई है, जो ऑक्सीजन गैस निकली है ना, ये कहाँ से आई, ये इस CO2 से आई या वाटर से आई। तो एक्चुअली में याद रखना कि ये जो गैस आई है ना, ये गैस आई है यहाँ से, ना कि CO2 से, या ये H2O से। इसलिए वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी ताकि आपका ऑक्सीजन निकल सके और उस ऑक्सीजन को हम एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व करवा दें। तो पहला लाइट को एब्जॉर्ब करना, दूसरा उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और तीसरा जो CO2 बच गई उस CO2 को रिड्यूस करवा देना किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था C6H12O6, वो कैसे बना, CO2 के रिडक्शन से ही बना था।
ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपको एनीवेज याद रखने हैं। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और 3 स्टेप्स को अपने माइंड में अभी के अभी रिवाइज कर लो। ठीक है, लेक्चर के बाद का वेट नहीं करना है, अभी के अभी इसको रिवाइज करके खत्म कर दो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहीं पे एक लाइन दी गई है, स्टार्च हम समझ चुके हैं, ग्लाइकोजन हम समझ चुके हैं, ये क्या होता है ये हम इस स्लाइड के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। सो भाई अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टोमेटा। स्टोमेटा में हमें क्या समझना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है और ये स्टोमेटा होते क्या है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा होते क्या हैं, पहली बात तो भाई ये कुछ पोर्स होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, आपके लीफ के ऊपर, एंड देयर फंक्शन इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब जो लीफ आपके पास है, मान लो एक लीफ है, इस लीफ में ऊपर और नीचे की तरफ पोर्स पाए जाएंगे, नीचे ज़्यादा होते हैं ऊपर कम होते हैं। इन पोर्स को आप कहते हो स्टोमेटा। इन पोर्स से ऑक्सीजन या CO2 जो है वो अंदर बाहर होती है। ठीक है, साथ में पानी का एवापोरेशन भी हो जाता है। तो 2 फंक्शन हैं इन स्टोमेटा के, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड ट्रांसपीरेशन। सेकेंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी का बाहर निकलना, क्योंकि एक लीफ है उस पर सनलाइट पड़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट होगा, उससे क्या होगा, पानी जो है वो एवापोरेट होगा। किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। तो ये 2 काम होते हैं स्टोमेटा के। आगे बात करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा होता कैसे है। क्योंकि भाई अगर हमें इस प्लांट को, इस हमारे छोटू से प्लांट को अगर हमें CO2 देनी है, बाहर से निकाल एटमॉस्फेयर से CO2 प्रोवाइड करनी है, तो वो CO2 प्लांट के अंदर जाएगी कैसे, उस पोर्स के थ्रू जाएगी। तो पहले पोर्स को ओपन होना पड़ेगा या क्लोज होना पड़ेगा, है ना। तो वो ओपनिंग कैसे होती है वो हमें यहाँ पे इस टॉपिक में समझना है। आइए फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। तो टॉपिक नेम हम क्या देंगे, लेट्स गिव द हेडिंग ओपनिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे ओपनिंग के बारे में। ठीक है, ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सिंपल सा समझ लो, सिंपल में क्या होता है कि भाई पानी जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में ये जो है ये गार्ड सेल्स हैं, सॉरी ये जो है ना ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल। इन गार्ड सेल्स के आसपास जो आप देख पा रहे हैं ना कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, सब्सिडियरी सेल्स। और इसके बाद आप ये जो देख पा रहे हैं पिंक कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट अ न्यूक्लियस। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं दे आर नथिंग बट क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो एक स्टोमेटा के अंदर क्या क्या होगा, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, आपके गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स के बीच में यहाँ जो पोर बनेगा उसे आप कहोगे स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। तो ये स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, पहला स्ट्रक्चर स्टोमेटल पोर, सेकंड गार्ड सेल्स, थर्ड आपका न्यूक्लियस, फोर्थ सब्सिडरी सेल्स और फिफ्थ क्लोरोप्लास्ट। तो ये 5 स्ट्रक्चर होंगे किसके अंदर, आपके स्टोमेटा के अंदर। अब ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होगा, आइए समझते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए पहले क्या होगा, गार्ड सेल्स में पानी अंदर आएगा, गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगे और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, बीच में पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। फाइन, तो इसको मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, है ना। यहाँ में मैं एक पॉइंट और लिखूंगा, वो बाद में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या होगा, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर कर जाएगा, देयर इज अ इनफ्लक्स ऑफ वाटर इनटू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल, इससे क्या होगा, गार्ड सेल्स में टगर प्रेशर इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन टगर प्रेशर। टगर प्रेशर का मतलब क्या होता है, टगर प्रेशर मतलब होता है वाटर का प्रेशर। ठीक है भाई, वाटर को अगर आप एक बैलून में भर दोगे तो बैलून की वॉल्स पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो ऐसे एक प्रेशर यहाँ गार्ड सेल्स पे लगेगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या होंगे, स्वेल कर जाएंगे। गार्ड सेल स्वेल, और इससे क्या होगा, ओपन हो जाएगा आपका स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर कैसे होगा, डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो देखो मान लो पहले आपके पास क्या था, नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसी सी आपके पास गार्ड सेल्स थी, जिनमें क्या होगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, साइड में छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट होंगे, बड़ा सा न्यूक्लियस और छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा बीच में होगा स्टोमेटल पोर और साइड में क्या होंगी, सब्सिडरी सेल्स। ओके, ये हुआ गार्ड सेल्स, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। थोड़ी देर बाद क्या हुआ,
थोड़ी देर बाद जैसे ही इसमें वाटर की एंट्री हुई, जैसे इन्फ्लक्स ऑफ वाटर हुआ, वाटर का इन्फ्लक्स होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। कैसा? ये गार्ड सेल्स जो हैं ये मोटे से स्वेल हो गए, तो इनमें पानी भर चुका है। ठीक है, आसपास सेम वही सब्सिडरी सेल्स हैं। ओके, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हो गया स्ट्रोमेटा पोर, जो कि ओपन हो गया है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज ओपन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज क्लोज। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैंने दो लाइन जो छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? पहली बात तो देखो ये सब होगा क्यों, पानी गार्ड सेल के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि देखो जब गार्ड सेल्स पे लाइट पड़ती है ना, तो पहला तो क्या होगा, फॉल ऑफ लाइट। फॉल ऑफ लाइट, जब लाइट पड़ेगी गार्ड सेल्स पे तो क्या होगा, उनके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। कौन एक्टिवेट होगा? प्रोटॉन पंप। तो एक्चुअली में ना ये जो पानी जो है अंदर ट्रैवल किया है, पानी के ट्रैवल करने से पहले ना यहाँ पे पोटेशियम आयंस अंदर ट्रैवल करते हैं और उससे पहले हाइड्रोजन आयंस बाहर आते हैं। तो पहले हाइड्रोजन आयंस बाहर आएंगे, H+ आयंस। इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए अंदर हम क्या भेज देंगे, पोटेशियम। पोटेशियम आयंस अंदर जाएंगे, तो पोटेशियम के पीछे पीछे कौन भागेगा, वाटर भागेगा। तो क्या होता है एक्चुअली में, जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ H+ और प्रोटॉन्स एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इनटू गार्ड सेल्स, इनटू गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में जो H+ है, K+ है, वो अंदर आएंगे। K+ के अंदर जाने की वजह से वाटर भी अंदर जाएगा, जिससे ट्रैगर प्रेशर इंक्रीज होगा और गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगे और स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएगा। और इसी का जस्ट ऑपोजिट कहाँ पे होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, बोर्ड में अगर आप ये वाला पॉइंट नहीं लिख के आओगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि भाई पानी जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा, जिससे ट्रैगर प्रेशर इंक्रीज होगा और उससे देयर इज अ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आइए देखते हैं कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कैसे होगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि पहले हमारे पास एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टोमेटा ओपन हो रखा है स्वेलिंग की वजह से। थोड़ी देर बाद यही स्ट्रक्चर जो है वो पानी वाटर को लूज कर देगा और वाटर की लूज की वजह से स्टोमेटा पोल जो है वो क्लोज हो जाएगा। सिंपल। तो क्या पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे हम, पहला पॉइंट लिखेंगे कि भाई सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि वाटर, इफ्लक्स ऑफ वाटर। सो वाटर मूव्स आउट ऑफ गार्ड सेल्स, वाटर मूव्स आउट ऑफ गार्ड सेल्स, पानी जो है बाहर आया, जिसकी वजह से देयर इज अ श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल्स, श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका स्टोमेटा पोल क्लोज हो गया, स्टोमेटा पोर क्लोज, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये हुआ क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे पहले पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर आए होंगे। तो पहले पोटेशियम बाहर आया होगा, पोटेशियम के पीछे आपका वाटर बाहर आ गया और जिसकी वजह से ये श्रिंक हो गई और इसकी वजह से जो स्टोमेटा पोर है वो क्लोज हो गया। पहले क्या था, ओपन था। तो ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो रेगुलेट की जाती है। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वेल इनफ। ठीक है, तो इसको आप एक टेबल बना के एट लास्ट एक समरी भी बना सकते हैं, एंड दैट समरी गोज लाइक, on one end you will write opening, second end you will write close. Opening क्यों होगी, because of the influx of potassium into guard cells, into guard cells. दूसरा आप कह सकते हैं इसके पीछे क्या आएगा, पानी आएगा, तो देयर इज अ वाटर मूव्स इन, वाटर मूव्स इन, जिसकी वजह से होगा ट्रैगर प्रेशर इंक्रीज होगा। ट्रैगर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, फाइनली आपका स्टोमेटा जो है पोर है वो ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा पोर ओपन। और यहाँ पे आप सेम इसके ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 2 3 4। दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आइए इसको रीड करते हैं एक बार। तो स्टोमेटा काम क्या होता है, स्टोमेटा काम होता है कि दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 विद फ्रॉम द एटमोसफेयर। इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है, ट्रांसपिरेशन, वो भी एक फंक्शन है किसका, आपके ये स्टोमेटा का। ठीक है, एंड दिस अलाउ द इनटेक ऑफ CO2 एंड गिव आउट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ
stomata, because of stomata. Okay, so we have done this one also. You can see this NCERT diagram कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखाई हुई है और यही सेम डायग्राम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में. तो इस डायग्राम को ध्यान से आपको देखना है कि ये आपकी गार्ड सेल्स हैं. इसके अलावा यू हैव दीज स्टोमेटल पोर, ये जो सेंटर है ये पोर है और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमेटा. ओके, एंड ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस. डन. तो भाई ये भी हमारे पास हो चुका है. अब लास्ट आती है हमारे पास दो एक्टिविटीज़ 5.1 एंड 5.2. ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे सवाल जो है ना वो पूछा जा सकता है. तो अपन क्या करेंगे, अपन इन दोनों एक्टिविटीज़ को आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. और दैट्स फॉर दिस कंप्लीट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस. कुछ क्वेश्चन से काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना. पहला कह रहा है कि व्हाट इज़ द एम गिवन इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास होगा ना आयोडीन टेस्ट वाला, तो बस इतना ध्यान रखो कि यार आयोडीन जो है ना, आयोडीन अगर हम आयोडीन टेस्ट करने पे हमें क्या मिला, ब्लू कलर मिला, लीफ में ब्लू कलर हमें ऑब्टेन हुआ, तो इन दैट केस स्टार्च प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था. ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई कलर नहीं मिला, नो कलर, सो इन दैट केस देयर इज अ एब्सेंस ऑफ स्टार्च, एब्सेंस ऑफ स्टार्च. तो अब अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे हम क्या इंडिकेट कर पा रहे हैं कि जहाँ हमने ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पे खाना, मतलब सनलाइट नहीं गिरी, सनलाइट नहीं गिरी तो वहाँ पे खाना नहीं बन पाया होगा, इसीलिए वो वाला पार्ट आयोडीन डालने के बाद ब्लू नहीं हुआ, ब्लू नहीं हुआ. बाकी पार्ट जो है वो ब्लू हो गया. It means there is a presence of starch. So we can say this show the respiration in the leaf, transpiration, sunlight essential for photosynthesis या tropic movement. So sunlight ज़रूरी है, ये हमें यहाँ से दिखता है. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक. तो देखो फोटोसिंथेसिस में चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज बनता है, तो इट इज़ एनाबॉलिक, इट इज़ करेक्ट. एंड फोटोसिंथेसिस फॉर्म सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय कंबाइनिंग फ्रॉम CO2 एंड वाटर. क्या इस कारण की वजह से हम इसे एनाबॉलिक कहते हैं? यस. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनिंग ईच अदर ऑल्सो, राइट. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? तो प्लांट्स को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? हाँ भाई, कहाँ से मिलता है? तो हम जानते हैं कि जो CO2 है वो कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब बाय स्टोमेटा. तो स्टोमेटा की मदद से CO2 जो है वो अंदर जाएगी. इसके अलावा वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर मिलता है इनको रूट से. कौन से प्रेशर्स की मदद से? एक तो आएगा आपका रूट प्रेशर और एक आपका आएगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन. तो इन दोनों कारणों की वजह से ये आपको मिलता है. और सनलाइट जो है ये कैसे एब्जॉर्ब होगी? सनलाइट जो है ये एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल की मदद से. तो ये आपके इस सवाल का जवाब जो है सिंपली हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट करें, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड A इज प्रिपेयर्ड विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फूड B. तो A की फॉर्म में बनता है, B की फॉर्म में कन्वर्ट होता है. क्या है वो A और B? तो हम जानते हैं कि आंसर अगर देखा जाए तो A आपके पास क्या होगा, किस फॉर्म में खाना प्रिपेयर होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में. लेकिन वही हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं B के अंदर एंड दैट इज़ योर स्टार्च, दैट इज़ योर स्टार्च. ठीक है, तो ये जो है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों होता है सर कन्वर्ट? वाई A इज कन्वर्टेड इनटू B? बिकॉज आपका जो B है ना, आप देखो मान लो आपने लीफ में खाना बनाया, ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो खाना एटलीस्ट कुछ टाइम तक यहाँ पे रहे ना, है ना, यहाँ पे रहे ताकि उसको हम स्टोर कर लें और जब भी प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे. तो उसे स्टोर करने के लिए हम उसे एक इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो आप कह सकते हैं कि वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट इसीलिए होगा बिकॉज स्टार्च इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर. और वो वहाँ से स्टार्च मूव नहीं करेगा. जब भी हमें उसे मूव करवाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसे स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे सुक्रोज के अंदर. ठीक है, तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया, मगर ग्लूकोज तो सॉल्युबल है तो वो तो भाग जाएगा फटाफट से, लेकिन उसको हमें रोकना है ताकि हम उसे बाद वाली सिचुएशंस में रीयूज़ कर सकें. तो इसलिए हम उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? स्टार्च के अंदर, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर. डन, दिस इज द आंसर. तो आप देख सकते हैं कि A इज ग्लूकोज एंड B इज स्टार्च. A गेट्स कन्वर्टेड टू B बिकॉज स्टार्च इज नॉट soluble in the water and does not move away from the organs such as root, stem and vital organs. Last but not the least question, that is explain the process of nutrition in amoeba, which we will be discussing in the next class, जो कि हम एनिमल वाला पार्ट वहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है,
नेक्स्ट करा है कि नेम द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। सो एक आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट करा है लिस्ट द 3 इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो तीनों इवेंट्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या है, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय ब्रेकिंग वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड थर्ड रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस नहीं करते, CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, CO2 प्लस H2O गिव्स यू C6H12O6। तो ये CO2 इसमें रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाले सवाल का जवाब। और तीसरा सी की बात करें, स्टेट टू सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फ्रॉम विच प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो पहले तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो हमने एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एक सोर्स हो गया आपका, है ना, जो कि बैक्टीरिया की मदद से एब्जॉर्ब की जाएगी। और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप देख पा रहे हैं ये जो दो सोर्सेज हैं आपके, एक ये और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are the sources for nitrogen. Next, what are stomata, and draw a label diagram of stomata and write the function. So stomata क्या है, ये आपके tiny pores होते हैं, natural openings present on the epidermis of leaf. ठीक है, अपर और लोअर दोनों साइड हो सकते हैं, लोअर में ज़्यादा होते हैं। डायग्राम आप जानते हैं। एंड फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के, पहला फंक्शन होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा फंक्शन होगा ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट, लीफ ऑफ अ हेल्दी प्लॉटेड प्लांट। सो ये आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है, इसको हम बाद में नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट इज असेंशियल। सो सेम आपका आयोडीन टेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो कि आपके सामने है, इसको हम अगली नेक्स्ट वाली क्लास में भी पढ़ेंगे। सो दैट्स फॉर द क्लास विच वी हैव डिस्कस फॉर टुडे, एंड होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं, मगर अगर आप इन लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देख लेंगे ना तो आपका सब कवर हो जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। So that's for the class. Hopefully you enjoy this one. We'll see you in the next session. पढ़ाई करते रहें, safe रहें. All the very best. Take care.